Don't forget to subscribe. अपने इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका आज फिर से हार्दिक स्वागत है। अपन शिक्षण मनोविज्ञान से संबंधित कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व कर रहे थे। अपन ने पात्रता परीक्षा 2025 रीट 2025 को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चनों को सॉल्व किया था। आज का अपना टॉपिक है शिक्षण अधिगम में मनोविज्ञान का महत्व। शिक्षण अधिगम यानी पढ़ के सीखने में मनोविज्ञान का क्या महत्व है। पहला क्वेश्चन है, पाठ्य योजना पद किस शिक्षाविद ने सुझाए हुए है। पाठ्य योजना पद किसने सुझाया था? तो इसका राइट आंसर है J.F. हर्बर्ट। किसने सुझाया था? J.F. हर्बर्ट ने। दूसरा क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण सूत्र नहीं है? कौन सा शिक्षण सूत्र नहीं है? ज्ञात से अज्ञात की ओर, अज्ञात से ज्ञात की ओर, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर और पूर्ण से अंश की ओर। तो अज्ञात से ज्ञात की ओर एक शिक्षण सूत्र नहीं है, बाकी तीनों शिक्षण सूत्र है। ज्ञात से अज्ञात की ओर, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर और पूर्ण से अंश की ओर, तीनों ही शिक्षण सूत्र है। तीसरा क्वेश्चन है अपना, उद्देश्यों के आधार पर शिक्षण का प्रकार नहीं है। उद्देश्यों के आधार पर शिक्षण का प्रकार नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है चिंतन उद्देश्य, दूसरा है भावात्मक उद्देश्य, तीसरा है ज्ञानात्मक उद्देश्य और चौथा है क्रियात्मक उद्देश्य। तो जो अपना चिंतन उद्देश्य है वो उद्देश्य का प्रकार नहीं है। भावात्मक, ज्ञानात्मक और क्रियात्मक ये तीनों उद्देश्य के प्रकार है। चौथा क्वेश्चन है ज्ञानात्मक पक्ष का अंतिम स्तर होता है। फोर्थ क्वेश्चन अपने पास है ज्ञानात्मक पक्ष का अंतिम स्तर होता है, सबसे ऊपर का स्तर पूछा है। ज्ञान, संश्लेषण, मूल्यांकन, विश्लेषण। तो सबसे अंतिम में क्या होता है? मूल्यांकन होता है। और सबसे पहले क्या आता है? ज्ञान। ज्ञान, बोध, संश्लेषण, विश्लेषण और मूल्यांकन, ये इनका क्रम होता है। पांचवा देखो, पांचवा क्वेश्चन है शिक्षण प्रक्रिया में किसे आश्रित चर माना गया है। शिक्षण प्रक्रिया में किसे आश्रित चर माना गया? आश्रित का मतलब जो किसी दूसरे पे डिपेंडेंट हो, किसी दूसरे पे डिपेंडेंट हो। फर्स्ट ऑप्शन है शिक्षक, दूसरा है छात्र, तीसरा है पाठ्यक्रम और चौथा है पाठ्य सामग्री। तो शिक्षक न होके छात्र क्या होगा? इसका आंसर होगा, क्योंकि शिक्षक तो एक स्वतंत्र रूप से सीखने वाला, स्वतंत्र रूप से सिखाता है, लेकिन छात्र क्या रहता है? शिक्षक पे आश्रित रहता है। 6 नंबर का क्वेश्चन देखो। 6 नंबर का क्वेश्चन है, आधुनिक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका होती है। वर्तमान समय में जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है उसमें शिक्षक की क्या भूमिका होती है? फर्स्ट ऑप्शन है सीखने हेतु एक अच्छे सुलभ करता है, बच्चों को गणित, विज्ञान और भाषा सिखाने में, बच्चों को मूल्य आधारित शिक्षा देने में और बच्चों को सभी तक पढ़ाने में। तो जो सीखने हेतु एक अच्छे सुलभकर्ता के रूप में शिक्षक की भूमिका होती है आधुनिक जीवन में। अगला क्वेश्चन देखो, 7 नंबर का क्वेश्चन है अपना, शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। शिक्षा का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या होता है? फर्स्ट, आजीविका कमाना, दूसरा बच्चों का सर्वांगीण विकास करना, तीसरा पढ़ना लिखना और सिखाना और चौथा क्या होता है? बौद्धिक विकास। तो बच्चों का सर्वांगीण विकास करना शिक्षा का महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। आजीविका कमाना शिक्षा का महत्वपूर्ण उद्देश्य नहीं है, क्योंकि जो पढ़ा हुआ लिखा हुआ नहीं है वो भी अपना जीवन तो यापन करता है। पढ़ना लिखना और सीखना शिक्षा का महत्वपूर्ण उद्देश्य नहीं है। यदि कोई पढ़ लिख गया और सीख गया लेकिन उसका सर्वांगीण विकास नहीं हुआ, नैतिक विकास नहीं हुआ, तो क्या वो अपने जीवन में उन्नति करेगा? नहीं करेगा। केवल बौद्धिक विकास भी शिक्षा का महत्वपूर्ण उद्देश्य नहीं हो सकता। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रारंभ करने से पहले एक कुशल अध्यापक को क्या करना चाहिए? अधिगम प्रक्रिया को प्रारंभ करना है, प्रारंभ करने से पहले एक कुशल अध्यापक को क्या करना चाहिए? छात्रों को दंडित करना, चुटकुले सुनाना, अधिगम परिस्थितियाँ उत्पन्न करना या आराम करना चाहिए? अधिगम परिस्थितियाँ उत्पन्न करना चाहिए। छात्रों को दंडित करेंगे तो वो पहले से ही क्या हो जाएंगे? उस अधिगम प्रक्रिया के प्रति जागरूक नहीं होंगे। 9 नंबर का अपना क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आगमन विधि का कौन सा पद नहीं है? आगमन विधि, दो विधियाँ होती है, एक आगमन विधि और एक निगमन विधि। आगमन विधि उदाहरण से नियम की ओर चलती है और निगमन विधि होती है वो नियम से उदाहरण की ओर चलती है। ऑप्शन देखो अपने पास, विभिन्न उदाहरणों का प्रस्तुतिकरण, परिकल्पनाओं का निर्माण, अवलोकन और सामान्यीकरण। तो कौन सा पद नहीं है? परिकल्पनाओं का निर्माण करना इस आगमन विधि का पद नहीं है। परिकल्पनाओं का निर्माण करना निगमन विधि का पद है। विभिन्न उदाहरणों का, मैंने पहले ही बताया है कि आगमन विधि है वो उदाहरण से नियम की ओर चलती है। तो सबसे पहले उदाहरणों का प्रस्तुतिकरण होगा, उनका अवलोकन भी होगा और फिर नियम बनाएंगे तो उनका क्या हो जाएगा? सामान्यीकरण होगा। अगला क्वेश्चन देखो, 10 नंबर का क्वेश्चन है अपने पास, हर्बर्ट उपागम पर आधारित गणितीय पाठ्य योजना का दूसरा पद क्या है?
हर्बट उपागम के आधार पर गणितीय पाठ्य योजना का दूसरा पद क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है तैयारी, दूसरा प्रस्तुतिकरण, तीसरा सामान्यीकरण और चौथा विश्लेषण। जो प्रस्तुतिकरण होता है वो इसका दूसरा पद होता है, पहला पद होता है तैयारी करना। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, 11 नंबर का क्वेश्चन है अपने पास। ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को। विभाजन, तुलना, आलोचना इत्यादि क्रियाएं शैक्षिक उद्देश्य के ज्ञानात्मक पक्ष के कौन से स्तर से संबंधित है? ज्ञानात्मक पक्ष के 5 स्तर बताए थे मैंने। ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। 6 स्तर है, सॉरी। विभाजन करना, तुलना करना, आलोचना करना इत्यादि जो शैक्षिक क्रियाएं हैं वो किस से संबंधित है? विभाजित कर रहे हैं यानी उसको टुकड़ों में तोड़ रहे हैं, तुलना कर रहे हैं उसको टुकड़ों में तोड़ रहे हैं, और तोड़ने की क्रिया कौन से में होती है? विश्लेषण में होती है। तो ये ज्ञानात्मक पक्ष के कौन से स्तर से संबंधित है? विश्लेषण पद से संबंधित है। 12 नंबर का क्वेश्चन देखो, निगमन प्रणाली का तात्पर्य क्या है? पहले देखो, पहले उच्चारण देना, फिर उसका निष्कर्ष जानना, पहले अनेक उदाहरण प्रस्तुत करना, पहले कई नियमों को प्रस्तुत करना और पहले नियम बताना, फिर उनकी व्याख्या करना। आगमन विधि क्या बताई थी? उदाहरण से नियम की ओर चलती है। और निगमन विधि क्या बताई थी? नियम से उदाहरण की। तो पहले नियम बताना और फिर उनके उदाहरण देके उन नियमों की व्याख्या करना। ये किस विधि का प्रयोग है? निगमन विधि का प्रयोग है। आगमन विधि और निगमन विधि मोस्टली एक क्वेश्चन आता है, यहाँ से अपन को ध्यान रखना है, यहाँ से क्वेश्चन पक्का आएगा। अगला क्वेश्चन है अपने पास 13 नंबर का क्वेश्चन है, आगमन विधि में छात्र अग्रसर होता है विशिष्ट से सामान्य की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर, सामान्य से सामान्य की ओर और विशिष्ट से विशिष्ट की ओर। मैंने बताया कि आगमन विधि उदाहरण से नियम की ओर चलती है, उदाहरण से नियम की ओर। तो उदाहरण को अपन बोलते हैं विशिष्ट। एक ही उदाहरण, एक जैसा उदाहरण एक ही होता है तो वो विशिष्ट हो गया, लेकिन वही नियम सभी के लिए लगता है, इसका मतलब नियम क्या हो गया? सामान्य। तो उदाहरण से नियम की ओर चल रहा है तो विशिष्ट से सामान्य की ओर। तो आगमन विधि में छात्र अग्रसर कहाँ होता है? विशिष्ट से सामान्य की ओर। अगला क्वेश्चन देखो, 14 नंबर का क्वेश्चन है, हर्बट की पंचपद्धतीय प्रणाली में पारीगणित पद नहीं है। यानी हर्बट की जो पंचपद्धतीय प्रणाली है उसमें निम्नलिखित में से कौन सा पद नहीं है अपने पास? फर्स्ट ऑप्शन है प्रस्तावना, दूसरा ऑप्शन है प्रस्तुतिकरण, तीसरा ऑप्शन है उद्देश्य और चौथा ऑप्शन है मूल्यांकन। जो मूल्यांकन है वो हर्बट की पंचपद्धतीय पद्धति में नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो, 15 नंबर का क्वेश्चन है, भारत के संविधान की विशेषता है। ये प्रश्न किस प्रकार का है? ज्ञानपरक, बोधपरक, अनुप्रयोग और विश्लेषणात्मक। वही चीज है जो ज्ञानात्मक पक्ष के अपन ने 6 भाग किए थे, ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। उनमें से किस प्रकार का ये प्रश्न हो सकता है? जैसे क्वेश्चन पूछा है भारत के संविधान की विशेषता है, यदि किसी को इस चीज़ का क्वेश्चन आ रहा है तो वो अपने ज्ञान के आधार पे इसका आंसर दे देगा, लेकिन नहीं आ रहा तो वो क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाएगा। इसका मतलब ये क्वेश्चन किस प्रकार का हुआ? ज्ञान परक क्वेश्चन हो गया। थैंक यू दोस्तों, ये अपने 15 क्वेश्चन थे। कल अपन फिर मिलते हैं 15 क्वेश्चनों के साथ। हमारे साथ जुड़े रहिए। इसी प्रकार हम आपको रीड की कंप्लीट सिलेबस साइकोलॉजी की कोर्स की तैयारी करवाएंगे। उम्मीद करते हैं कि जितने अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे लगभग उन्हीं क्वेश्चनों में से एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएंगे।